खुद को दोहराता है। इतिहास हमें संस्कृति और संस्कार की याद दिलाता है। इतिहास हमें भूल सुधार करना सिखाता है। जैसे अतीत की जड़ों पर भविष्य के पेड़ उगते हैं। जिन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा वो बर्बाद हो गए। आज किस्सा ऐसे ही एक गुलशन का जिसे उजाड़ने की कोशिश करने वाले तबाह हो गए। वो मुल्क भी कम तबाह नहीं हुआ, लेकिन जिन मुल्कों ने इस मुल्क की बर्बादी का ख्वाब देखा उनकी साख राख में मिल गई। कोई जीत नहीं सका इस पठान लैंड को। इतिहास गवाह है कि सिकंदर का गुरूर यही टूटा, ब्रिटानिया हुकूमत की चूल्हे यही हिली। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में ही सरेंडर किया और अब अमेरिका का गुमान भी इसी धरती पर चकनाचूर हो गया। साम्राज्यों की कब्रगाह कही जाने वाली इस मिट्टी में ऐसा क्या है? सदियों से क्यों सताए जा रहे हैं पठान, और आखिर कोई क्यों नहीं जीत सका अफगानिस्तान? हमारी ये खास पेशकश आपको अफगानिस्तान के बनने, संवरने, बिगड़ने और बार बार वजूद में आने की स्मृतियों में ले जाएगी। 21वीं सदी के अफगानिस्तान की त्रासदी तो महज झांकी है। इस मुल्क के मुस्तकबिल में असंख्य बेगुनाहों का लहू शामिल है। खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहिद। ये पंजाबी कहावत उस क्रूर आक्रमणकारी के लिए कही गई जिसने 17वीं सदी में दिल्ली सल्तनत को रौंद डाला। अफगानिस्तान के इस क्रूर बादशाह ने 7 दफे भारत पर हमले किए। अहमद शाह अब्दाली उर्फ अहमद शाह दुर्रानी के विध्वंस की विभीषिका ऐसे बयां होती है कि दिल्ली से ब्रज तक किसी घर में इंसान नहीं बचे। बर्बर बादशाह से जान बचाने लोग जहां तहां भाग रहे थे। जो अब्दाली के सामने पड़े वो जिंदा नहीं रहे। 4 सदी बाद उसी दुर्रानी साम्राज्य का हिस्सा रहे काबुल में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। काबुल तालिबानी कहर से कराह रहा है। शहर में मातम है, गलियों में सन्नाटा है, घरों के बाहर मौत का पहरा है, हर हाथ में बंदूक है, हर तरफ खौफ है। अफगानियों की जान बचाने की बस एक ठौर है, काबुल एयरपोर्ट, जहां लाखों लोग बाट जो रहे हैं किसी तरह अफगानिस्तान से दूर चले जाने की, बहुत दूर, इतनी दूर कि वहां तालिबान का साया भी न पहुंचे। दुर्रानी के वारिसों के लिए आज की तारीख में सबसे महफूज ठिकाना दिल्ली है। वही दिल्ली जिसे अफगान आक्रमणकारी दहलाते रहे। अपने मासूम बेटे को सीने से चिपकाए इस पिता ने जब दिल्ली में कदम रखे तो इनकी आंखों से आंसू झरने लगे। शायद ये प्रायश्चित के आंसू थे पश्तून पुरखों के पाप पर। 10वीं शताब्दी तक इस धरती पर अफगानिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। अफगानिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार 10वीं शताब्दी में आया। भूगोल की किताब हुदूद अल आलम में अफआन शब्द प्रयोग में आया। अफान शब्द अशोकान शब्द से लिया गया जो कि संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब है घुड़सवार। तो अशोकान से अफआन और स्थान का नाम जोड़कर बना अफगानिस्तान। इसे पठानों ने अपनी पहचान के तौर पर अफगान नाम दिया। अफगानिस्तान से पहले इस जगह की पहचान सिर्फ एक नाम से होती थी और वो है महमूद गजनवी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दिल में शूल की तरह चुभने वाला ये लुटेरा महमूद गजनवी था। तुर्क नस्ल का सबसे बड़ा लुटेरा जिसने 17 दफे भारत को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, हीरे जवाहरात का अकूत खजाना भारत से लूटकर गजनी वापस चला गया। लेकिन महमूद गजनवी भी अफगानिस्तान की तकदीर संवार नहीं सका। जैसी गुर्बत उसके राज में थी वैसी ही आज भी है। मटमैले पहाड़ों से उड़ती धूप, पथरीले मैदानों में उगी कटीली झाड़ियां। 21वीं सदी में ज्यादातर अफगानिस्तान ऐसा ही दिखता है। साल 2020 में अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सेवा रिपोर्ट बताती है कि अफगानिस्तान के 90% से अधिक नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। 4 दशक तक युद्ध की विभीषिका झेलने वाले देश में क्या कुछ बचेगा? भयानक मुफलिसी, दाने दाने को मोहताज अवाम,
बेरोजगार नौजवानों का देश बना अफगानिस्तान, जिनके जहन में मजहबी जहर भरकर खूंखार आत्मघाती बना दिया गया। ऐसे फिदाइन जो हंसते हंसते मौत को गले लगाते, एक की मौत से हजारों लड़ाकों की फौज खड़ी हो जाती है। तालिबान के इन क्रूर लड़ाकों के आगे अमेरिकी फौज चाहे जितने साल जंग लड़ती, नतीजा कुछ नहीं निकलता। American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. 21 साल पहले पूरी ताकत से युद्ध छेड़ने वाले अमेरिका के 5000 से भी कम फौजी अब अफगानिस्तान में बचे, जिन्हें तालिबान ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली करने की डेडलाइन दे दी। जिन तालिबानियों ने अमेरिका को शिकस्त दी वो खुद को मुजाहिद कहते हैं। मुजाहिद का मतलब होता है धर्म युद्ध लड़ने वाला योद्धा, और उनका समूह कहलाता है मुजाहिदीन। पश्तो शब्द में तालिब का अर्थ है छात्र, और छात्रों का समूह तालिबान। तालिबान एक आंदोलन की शक्ल में पहले मदरसों में उभरा, फिर सऊदी अरब ने तालिबान की फंडिंग की। सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं वाले इस गुट ने ही सोवियत संघ के खिलाफ अफगान युद्ध लड़ा। यह हैरत की बात है कि जब सोवियत संघ अपने सबसे ताकतवर दौर में था, तब इसी पठान लैंड में उसकी मिट्टी पलीद हुई। 1839 पूरी दुनिया में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार शबाब पर था। रूस के जार अलेक्जेंडर III की सेना ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा बन चुकी थी। रूसी जार साम्राज्य विस्तार में लगा था। ब्रिटिश फौज अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान से निपटने में बेदम हो चुकी थी। इस कड़ी में ब्रिटेन ने 1839 से 1919 के बीच 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया। पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच हुआ। यह युद्ध ब्रिटिश आर्मी के लिए विनाशकारी साबित हुआ। शुरुआती जीत के बाद अफगानियों ने बगावत कर दी, ब्रिटिश फौज का कत्लेआम कर दिया। करीब 10,000 सैनिक मारे गए। कहते हैं कि इस युद्ध में सिर्फ एक ब्रिटिश सैनिक वापस लौटा। इस युद्ध ने अंग्रेज फौज में डर पैदा कर दिया। 1878 से 1880 के बीच दूसरे अफगान युद्ध में ब्रिटिश फौज को कामयाबी मिली, लेकिन जीत के बावजूद वो अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाए। 1919 में तीसरा अफगान युद्ध हुआ। अंग्रेजों के हाथ कुछ न लगा। उल्टे 1921 में अफगानिस्तान आजाद देश बन गया, लेकिन बंटवारे के साथ अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से पीछा छुड़ाने के लिए एक लकीर खींची, जिसे हेनरी मॉन्टिमर डूरन ने बनाई। ये ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा थी, जिसे डूरन लाइन कहते हैं। तीसरे अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों के दिमाग से अफगानिस्तान को हासिल करने का फितूर तो उतर गया, लेकिन अफगानिस्तान के लिए सोवियत यूनियन के अरमानों का अंत नहीं हुआ। 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस में जब कम्युनिस्टों का शासन आया, तो उन्होंने अफगानिस्तान पर कठपुतली सुल्तानों को बिठाना शुरू कर दिया। इस बीच 2 विश्व युद्ध के बाद दुनिया में नए पावर सेंटर बने। अमेरिका के बरक्स सोवियत यूनियन खड़ा हो गया, और इन 2 महाशक्तियों के बीच अफगानिस्तान जोर आजमाइश का अखाड़ा बन गया। 1979 अफगानिस्तान पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान का शासन था। राष्ट्रपति थे नूर मोहम्मद ताराकी, प्रधानमंत्री थे हफीजुल्लाह अमीन। दोनों में गजब की दोस्ती थी, मगर कुछ गलतफहमियों ने दोनों को जानी दुश्मन बना दिया, जिसके बाद एक दूसरे के खून के प्यासे हुक्मरानों के षड्यंत्र की कहानियां बनने लगी। प्रेसिडेंट ताराकी ने 4 लोगों को अमीन की हत्या की साजिश में शामिल किया, लेकिन यह सीक्रेट ऑपरेशन लीक हो गया, जिसके बाद हफीजुल्लाह अमीन ने इंतकाम लिया। इस टकराव का क्लाइमेक्स बेहद सनसनीखेज था। मोहम्मद ताराकी ने अमीन को प्रेसिडेंट हाउस में लंच पर बुलाकर उन पर गोलियां चलवा दी।
राष्ट्रपति भवन में फायरिंग के बीच अमीन इत्तेफाक से बच निकले, लेकिन अफगान पुलिस के मुखिया सैयद दाऊद तरून मारे गए। इस गोलीकांड से अफगान सेना और पोलित ब्यूरो में फूट पड़ गई। 4 सितंबर को सेना के टैंक राष्ट्रपति भवन पर पहुंचे। अफगान राष्ट्रपति ताराकी को बंधक बना लिया गया। कहते हैं कि 8 अक्टूबर 1979 को मोहम्मद ताराकी को तकिए से गला दबाकर मार डाला गया। हफीजुल्लाह अमीन ने ताराकी की मौत की वजह बीमारी बताई। हालांकि सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ये मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अफगानिस्तान में सेना भेज दी। 24 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन की 40वीं बटालियन ने अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन स्टॉर्म 333। सबसे पहले सोवियत सेनाओं ने हफीजुल्लाह अमीन को सत्ता से बेदखल कर दिया। उनकी जगह बबराक कमाल को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया गया। बबराक के बाद चमकनी को राष्ट्रपति बनाया गया और उसके बाद मोहम्मद नजीबुल्लाह को सत्ता सौंपकर अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाएं वापस लौटने लगीं। सोवियत अफगान युद्ध करीब 10 साल चला। युद्ध में करीब 10 लाख लोग मारे गए। युद्ध में करीब 15,000 सोवियत सैनिक मारे गए। 15 फरवरी 1979 को सोवियत सेना की आखिरी टुकड़ी अफगानिस्तान से वापस गई। सोवियत संघ को अफगानिस्तान में जीती हुई जंग में हार की तोहमत मिली, जिसकी वजह थे तालिबानी लड़ाके। वही तालिबानी जिन्होंने पठान लैंड में अमेरिका को परास्त किया। कैसे बना तालिबान, कौन है तालिबान, साम्राज्यों की कब्रगाह के अनसुने किस्से जारी। अफगानिस्तान में सुप्रीम लीडर बड़ी बेरहमी से कत्ल किए गए। इनमें नजीबुल्लाह का अंजाम तो सबसे खौफनाक था। 27 सितंबर 1996 को अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में मोहम्मद नजीबुल्लाह को मारा गया। 15 पिकअप ट्रकों में भरकर आए तालिबानी लड़ाकों ने नजीबुल्लाह को यूएन दफ्तर में घेर लिया। कुछ मिनट की तलाशी के बाद नजीबुल्लाह और उनके भाई यूसुफ जई को दबोच लिया गया। तालिबान ने नजीबुल्लाह को पहले पीटा, फिर उनके अंग काटे गए और फिर उनके सिर में गोली दाग दी गई। इतने भर से तालिबान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने नजीबुल्लाह को मारकर चौराहे पर लैंप पोस्ट से लटका दिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को मारने वाले गुट का लीडर मुल्ला मोहम्मद ओमर था। मुल्ला ओमर कंधार की एक मस्जिद का इमाम था। कंधार में ही मुल्ला ओमर ने तालिब मुजाहिदीन गुट बनाया। गठन के वक्त तालिबान गुट में सिर्फ 50 हथियारबंद लड़ाके थे, मगर मुल्ला मोहम्मद ओमर की सोच बहुत बड़ी थी। उसने मजहब को औजार बनाया, अफगानिस्तान में इस्लाम को खतरे में बताया और देखते ही देखते पठान लैंड का सबसे बड़ा विद्रोही लीडर बन गया। तालिब से उसका संगठन तालिबान बना। तालिबान के झंडे तले सारे मुजाहिदीन एकजुट हो गए, जिसका ऐलान पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। आतंकी गठबंधन ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सका। मुजाहिदीन लीडर बुरहानुद्दीन रब्बानी के राष्ट्रपति रहते हिज़्ब इस्लामी गुट के गुलबुद्दीन हिकमतयार ने काबुल पर चढ़ाई कर दी। हिकमतयार के खिलाफ मोर्चा संभाला जमीयत इस्लामी और जुम्बिश मिली गुट ने। काबुल जंग का अखाड़ा बन गया। उधर कंधार में नया बवंडर उठ खड़ा हुआ। तालिबान ने अपने मुजाहिदीनों के साथ अफगानिस्तान के सरहदी इलाके कब्जाने शुरू किए। तालिबान ने सबसे पहले स्पिन बुलडक पर कब्जा किया। तालिबान के लिए स्पिन बुलडक फतह करिश्माई साबित हुई। स्पिन बुलडक की गुफाओं में उसे सोवियत सेना के छिपाए हथियार मिल गए, जिसके 2 महीने के भीतर तालिबान ने अफगानिस्तान के 12 राज्यों में कब्जा जमा लिया। 27 सितंबर 1996 को महज एक दिन की जंग में तालिबान ने काबुल का किला ढहा दिया। सोवियत संघ की निशानियों को तालिबान ने चुन चुन कर तबाह किया। मुल्ला मोहम्मद उमर इस्लामिक अफगानिस्तान का अमीर बना। अफगानिस्तान में तालिबान की सल्तनत का पहला अध्याय 9/11 हमले के तौर पर खत्म हो गया। अमेरिका ने तालिबान को काबुल से उखाड़ फेंका, लेकिन आतंक की अमर भेल अफगानिस्तान की सफेद खो पहाड़ियों में जस की तस पनपती रही।
21 साल के इंतजार के बाद तालिबान ने वापसी की, वो भी तब जब अमेरिका दुनिया का दादा है। अमेरिका की ताकत को पूरी दुनिया मानती है। वो जिसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है, वो पठान लैंड में आकर धराशायी हो गया। अफगानिस्तान ऐसे कई साम्राज्यों की कब्रगाह बन गया। वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, उसके कमांडर सेल्यूकस को भी पठान लैंड में ही शिकस्त मिली। 323 ईसा पूर्व वो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान का दौर था। मैसिडोनिया का वो सम्राट जो अजेय था। बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला था। भारत साम्राज्य पर कब्जे के बाद सिकंदर ने भारत जीतने की कोशिश की। सिकंदर की सेना ने पंजाब तक दस्तक दे दी, लेकिन 32 साल की उम्र में सिकंदर को रहस्यमयी बीमारी हो गई, जिसके बाद वो वापस लौटने लगा। लेकिन वतन वापसी के बीच बेबीलोन, जो आज का इराक है, वहां उसकी मौत हो गई। सिकंदर के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने भारत विजय का अभियान संभाला। सेल्यूकस निकेटर को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से मोर्चा लेना पड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने सिकंदर के सेनापति को युद्ध में हरा दिया। युद्ध के बाद संधि में सेल्यूकस ने सभी भारतीय राज्यों को चंद्रगुप्त को सौंप दिया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। संधि की शर्तें मानकर सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान राज्य चंद्रगुप्त को सौंप दिए। अखंड भारत का हिस्सा रहा अफगानिस्तान वक्त की मार सहता रहा, क्रूर आक्रांताओं का राज झेलता रहा। कट्टर सुल्तानों ने कभी इस मुल्क को सुकून से जीने नहीं दिया। इसलिए कहा जाता है कि अफगानिस्तान के इतिहास में शांति के बजाय लहू के दाग अधिक है। शायद इसलिए इसे शक्तिशाली साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।